अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह की सोच। आप सबको कहेंगे खुशामदीद और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। मामलाते ज़िंदगी आपका अच्छे से गुजर रहा होगा। आज है मंडे और हैप्पी मंडे भी आपको, क्योंकि ज़ाहिर है आज के दिन आप फ्रेश रहेंगे तो पूरा हफ्ता ही आपकी एनर्जी फ्रेश होना जरूरी है ना। और मुझे कहते हैं गजल अवान याद आ गया। ये हैं गजल अवान और मुझे कहते हैं जी खवातीन वज़ात हसन लियाकत। आज वर्किंग डे है और वर्किंग डे का आगाज़ हो चुका है। इससे पहले आपने सैटरडे संडे या फिर कुछ लोगों ने संडे को एंजॉय किया होगा और उम्मीद करते हैं कि आज आपकी एनर्जी बिल्कुल उसी तरह होगी। इस तरह गजल एनर्जी में सब कुछ भूल बैठी हुई है। खवातीन वज़ात आगे बढ़ते हुए क्योंकि वक्त हमारे पास कम है और स्टोरीज बहुत ज़्यादा हैं। हमारे पास बड़ी इंटरेस्टिंग सोशल स्टोरीज हैं। अराकीन पार्लियामेंट ने तनख्वाहों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज किया, जिसके खिलाफ ये हुआ कि अवाम मुश्तइल हो गई और पार्लियामेंट हाउस का घेराव कर लिया उसने। लेकिन ये पाकिस्तान में नहीं हुआ, ये हुआ है इंडोनेशिया में। ये बात पाकिस्तान की नहीं है नाज़रीन, बल्कि मैं इंडोनेशिया की बात कर रहा हूँ। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इंडोनेशिया में अराकीन पार्लियामेंट की तनख्वाहों में इजाफे के खिलाफ मुल्क भर में इश्तिहाल पाया गया। गुज़श्ता रोज़ दारुल हुकूमत जकार्ता में अवाम इसके खिलाफ सड़कों पर निकल आई। हज़ारों मुजाहिरीन मार्च करते हुए पार्लियामेंट हाउस पहुंचे और ऐवान नुमाइंदगान का घेराव कर लिया। रिपोर्ट के मुताबिक इस मुजाहरे में इंडोनेशिया में फाल कई तंजीमें, जिनमें यूनिवर्सिटीज़, इंडोनेशियन मुस्लिम स्टूडेंट्स यूनियन और स्टूडेंट एग्जीक्यूटिव बॉडी शामिल हैं। एहतजाज में शामिल नौजवानों में अक्सरियत ने स्याह लिबास पहनकर रखा था और मुजाहिरीन की पार्लियामेंट हाउस के सामने इस वक्त झड़प हुई जब वो आगे बढ़ने के लिए एक रकावट को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने इन्हें पीछे धकेलने के लिए आंसू गैस की शेलिंग और वाटर कैनन फायर किए। पुलिस की शेलिंग के जवाब में मुजाहिरीन की जानिब से पथराव किया गया, जिसके बाद पुलिस ने पेशकदमी करते हुए मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज किया और कई नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। मुजाहिरीन का कहना था कि इंडोनेशिया में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है, जबकि अराकीन पार्लियामेंट अपनी तनख्वाहों में इजाफा कर रहे हैं। ऐसा करना अवाम पर जुल्म है और नाइंसाफी है। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। अब ये जो मुजाहरे हुए हैं, बहुत ही धक्कम पेल भी हुई, जाँ बहक भी हुए लोग। जो तादाद अभी तक सामने आ रही है वो तो 5 अफराद की जाँ बहक होने की इत्तलात है, लेकिन बहुत सी इमारतों को भी नजर आतिश किया गया। इसके साथ साथ आप ये भी कहें कि वज़ीर ख़जाना जो थे उनके घर में भी लूट मार हसनैन हुई है। तो अब ये जो सिलसिला हो सकता है, स्टोरी बताने का मकसद अपनी अदाओं पे गौर करें। एग्जैक्टली, ये आपने बहुत अच्छी बात की है कि अपनी अदाओं पे गौर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज के हवाले से कहा गया था कि ये बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा एहतजाज। मतलब पहले ही उनके प्रेसिडेंट ने इस हवाले से कॉल दे दी थी, लेकिन जो जितने भी बच्चे थे, स्टूडेंट्स थे, तलबा थे, उन्होंने प्रेसिडेंट के कहने के बावजूद एहतजाज को ख़त्म नहीं किया। और पीर का रोज़ आज के दिन उनकी मुकम्मल तैयारी भी है एहतजाज के हवाले से। और ज़ाहिर है फिर अब एक मुआशी अदम इस्तेहकाम भी उस मुल्क में पैदा हो गया है, क्योंकि वहाँ पर जो सरमायाकार थे उनका जो एतमाद था वो थोड़ा सा बहाल हो रहा था। बट लेट्स सी कि अब इसमें क्या पेशरफ्त होती है, फिर आपके साथ शेयर करेंगे। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर पंजाब की सूरत हाल पर भी अब थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि पंजाब इस वक्त अपनी तारीख के बदतरीन सैलाब से गुजर रहा है और पानी का बहाव इतना शदीद था और अब है भी कि बड़े शहरों को बचाना तकरीबन आप ये कहें कि नामुमकिन दिखाई दे रहा है। लेकिन इस कड़े वक्त में कुछ इलाके, कुछ गाँव या फिर वहाँ के लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी ज़मीनें, अपने घर, अपनी फसलें, हत्ता के अपनी ज़िंदगी भर की कमाई भी कुर्बान कर दी है ताकि हज़ारों इंसानों की ज़िंदगियाँ बच जाएं। और वो गुमनाम हीरो हैं जिन्होंने अपनी तकलीफ को दूसरों के सुकून के लिए बर्दाश्त किया, चाहे चिन्यूट हो, गुजरात हो, लाहौर, मंडी बाउदीन, झांग और कसूर के वो इलाके जहां हुकाम ने जानबूझकर बंद तोड़े और वहां पानी का जो रुख था उनको उस तरह से दिया कि कोई स्पेस बन जाए और शहरों और लाखों इंसानों को महफूज किया जा सके। ये फैसला इंतहाई मुश्किल था, लेकिन इन इलाकों के रहने वालों ने अपनी किस्मत को कुर्बानी समझकर उसको कबूल किया और खेत भी डूबे, मवेशी भी बह गए, मकान पानी में डूबे, मगर उनकी कुर्बानी से बड़े शहरों में रहने वाले लाखों लोग बच गए हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल ऐसी, और इसके हवाले से बहुत सारे लोग कुर्बानी भी दे रहे हैं और बहुत सारे लोग इसका गलत इस्तेमाल भी कर रहे हैं। वो भी आप आगे जाके आवाम के साथ शेयर जरूर कीजिएगा कि किस तरह से लोग इसको एक्सप्लॉइट भी कर रहे हैं। लेकिन इन तमाम लोगों को दाद देनी चाहिए जिन्होंने अपने घर, अपने मवेशी, अपनी जमीनें, अपने फसलें और अपनी जमा पूंजी, जिस तरह गजल कह रही है, वो कुर्बान कर दी है इस वजह से कि बड़े शहरों में अगर ये पानी के रेले चले जाते तो वहाँ पे ज्यादा नुकसान होता। खवातीन वज़ात आगे बढ़ते हुए आपको सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि एक वीडियो देख लेते हैं हम। उस वीडियो को वेरी अनफॉर्चुनेट, सारे मना करते रहे, लेकिन मना करने के बावजूद भी, क्योंकि उन्होंने कहा कि नहीं, हमने
शायद लोग वीडियो भी बना रहे हैं, तो हमने यहाँ पे हीरोपंती दिखानी है, हीरो बनने का मौका नहीं गंवाना, और उस हीरो बनने के मौका ना गंवाने से उन्होंने अपनी जान गंवा दी। और ये वीडियो पाकिस्तान की नहीं, पाकिस्तान के पड़ोस इंडिया की है, लेकिन हालात पाकिस्तान में भी कुछ मुख्तलिफ नहीं है। यहाँ पे भी लोग इसी तरह से वीडियोस बनाते हैं, टिकटॉक बनाते हैं। और दिनों साथ आपने देखा कि कैसे इन दो अफराद ने अपनी जान को खतरे में डाला। इन दोनों को दूसरी तरफ से लोग बार बार चीख कर अपने हाथों से इशारे करते रहे, रोकते रहे कि आप ना कीजिए, लेकिन सब इन्हें समझाते रहे कि आप मौत को दावत दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अफसोस उन्होंने किसी की एक ना सुनी, और जीप जैसे ही पानी के बीच पहुंची, बल्कि आगाज में कुछ ही मुंह से क्रॉस भी नहीं किया, और चंद ही लम्हों में ताकतवर रेला गाड़ी को बहाकर ले गया। और एक लम्हे की जिद, एक लम्हे की हमाकत ना सिर्फ इनके लिए जान का खतरा बनी, बल्कि रेस्क्यू टीमों के लिए भी मजीद मुश्किलात उनमें उनको डाल दी जाती हैं। याद रखिए कि ये सिर्फ आपकी जान का मसला नहीं है, ये गलत फैसला, एक बेवकूफ़ाना हरकत ना सिर्फ आपको बल्कि रेस्क्यू वर्कर्स की जान को भी खतरे में डाल देती है। एग्जैक्टली आप ठीक कह रहे हैं। मतलब इससे पहले भी हमने आपके साथ एक स्टोरी शेयर की थी, जिसमें हम देख रहे थे कि बीच में दो लोग खड़े हुए थे टिकटॉक बना रहे थे। मतलब ऐसी बेतहाशा वीडियोस इस पर सोशल मीडिया पर चल रही हैं। लोग टिकटॉक अपने व्यूज की वजह से ये काम कर रहे हैं, अपनी जानों को खतरे में डाल रहे हैं। ऐसा करके आप क्या मैसेज दे रहे हैं? वैसे क्या आपको लगता है कि लोग ग्रो अप होंगे? मुझे तो नहीं लगता, मुझे नहीं लगता कि पढ़े लिखे लोग भी हम देख रहे हैं कि यही हालात कर रहे हैं, अपने व्यूज के चक्कर में, फेमस होने के चक्कर में सब कुछ ये हो रहा है। लेकिन इसके साथ अभी मैं सोशल मीडिया पे एक और भी चीज स्नैन देख रही हूँ, बुरे वाला में, वहां पर जो लोग मतलब जो रह गई थी, एग्जैक्टली जो बात रह गई थी, आप शेयर कर लें। एग्जैक्टली मैंने सोचा कि आपके साथ अभी शेयर कर लूं। अभी कुछ हो इस तरह रहा है कि जो लोग मुतासिर हैं वहां पर, जो उनको कश्तियों के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पे मुंतकिल किया जा रहा है, वहां पर क्या हो रहा है कि जो कश्ती चलाने वाले लोग हैं उन्होंने अपनी सर्विसेज शुरू कर दी हैं, लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं, मतलब गाड़ी बना लिया कश्ती को। गाड़ी बना लिया, और कितने लोग मजबूर और बेबस होंगे, और ऐसे हालात में भी उनको पैसे दे रहे हैं। मतलब हर तरह के लोग पाए जाते हैं, हर तरह की सूरत हाल में। बताने का मकसद ये है, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट है। क्या होगा, किस तरह से सूरत हाल डिवेलप होगी, हम तो यही दुआ करते हैं सैलाब वाले मामला खत्म हो जाएं। बिल्कुल ऐसी है। ख़वातीन वज़ात आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए आपको पंजाब की हालात से आगाह करते हैं। पंजाब में हालिया तबाहकुन सैलाब ने जहां लाखों लोगों की जिंदगियां बदल डाली हैं, वहीं एक और बहास पर हमें एक इदारा डटा हुआ नजर आ रहा है। वो इदारा है रेस्क्यू 1122। गांव के गांव डूब गए, मवेशी बह गए, खेत उजड़ गए, लेकिन इस कड़े वक्त में हजारों जानें बचाने का सेहरा इन्हीं हीरोज़ के सर जाता है। रेस्क्यू एहलकार कभी दरियाई रावी की तेज़ मौजों में उतरते हैं, कभी देहात में फंसे खानदानों को कंधों में उठाते हैं, और कभी दूर दराज इलाकों में बर वक्त पहुँच हज़ारों ज़िंदगियाँ महफूज बचाते हैं, उनको महफूज मकामात पर मुंतकिल करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि पूरे ऑपरेशन में रेस्क्यू 1122 ने कितने लोगों को बचाया, कितना नुकसान उन्होंने प्रिवेंट किया, इस तमाम तर के ऊपर हम बात करने के लिए चुके हैं डॉक्टर रिजवान नसीर साहब। आप सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 पंजाब। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। सबसे पहले तो जिस तरह से हसनैन ने भी जिक्र किया अपने इब्तिदा में, और हम भी बात कर रहे हैं, क्योंकि अब इंडिया भी एक ब्रेकिंग चल रही थी कि इंडिया ने मजीद पानी छोड़ दिया है, 8 लाख। हाँ एग्जैक्टली। तो रेस्क्यू 1122 ने सैलाब के दौरान कितने अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया, और ये तादाद अब मामूल के मॉनसून ऑपरेशंस के मुकाबले में कितनी ज्यादा थी? जी, अब तक तो जो एक रूटीन में हुआ कि एक जो आता था सैलाब एक दरिया में, या एक बार इंडस में आया, फिर इसी तरह 2 साल पहले हमने दरिया सतलुज में देखा। लेकिन ये जो इस बार हुआ है, जब इसमें तो इकट्ठा चनाब, रावी, फिर सतलुज, तीनों में एक हाई फ्लड सिचुएशन क्रिएट होना एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक चैलेंज था। और ये इमीडिएटली जिस वक्त आया है संडे को, उस दिन हमने पहले से ये, उस दिन फ्लड की कैबिनेट मीटिंग हुई, तो उसके अंदर हमने ये चीज किया, और उसमें फौरन ये फैसला किया कि जी हमने दरिया के बेड से जितने लोग हैं उन सबको निकालना है, क्योंकि अगर हम वो लोग होंगे उसमें ऐसी सिचुएशन में तो फिर अमवात बहुत ज्यादा होगी। तो इसलिए उसी वक्त फौरन बर वक्त फैसला करते हुए जो है ये डिसाइड किया गया कि जी हमने ये इवैक्यूएशन कैरी करनी है। तो अब तक मैं अगर आपको बताऊं, जिस वक्त हुआ तो अब तक हमने 7.5 लाख लोगों को जो है यहाँ से रिवर बेड से जो है वो निकाल लिया, और इसी तरह 5 लाख एनिमल्स को भी निकाला। अल्लाह का शुक्र है कि उसकी वजह से वो अमवात जो है उस तरह से नहीं हुई। मैं खास तौर पे यहाँ पे तकरीबन हमारी 800 से ज्यादा इस वक्त बोट्स जो है वो इस वक्त ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं। 3,500 रेस्क्यूअर्स हैं जो कि दिन रात काम कर रहे हैं, ताकि इवन रात को भी कॉल्स आती हैं तो हम ताकि उनको निकाल सकें। ये तो 7.5 लाख के, लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग जो बीच में अंदर रह गए, हमने फिर 1,20,000 लोगों को किश्तियों के अंदर से वहां से निकाला, ताकि वो लोग भी जो है महफूज रहे और कोई ऐसी अमवात ना हो। तो अभी हमारे लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है चिनाब में, जहाँ पे मिराला पे तकरीबन हमारे पास
9 लाख क्यूसेक जो एक आया, फिर अब ग्रेजुअली वो अब नीचे गया, सारा चला गया। लेकिन उतने ही दिन जिस नाला एक डेग वहाँ पे नारोवाल में और इसी तरह से एक और पलकू ने इकट्ठा, और चिनाब में भी जब पानी आया है उसने जब सियालकोट को जो बोया, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। अब वो ग्रेजुअली खानकी और इसी तरह से होता होता अब चिन्योट ब्रिज से होता हुआ अब झंग इस वक्त जो है वो पहुंचा हुआ है। और वहाँ पे मेरी लोगों से अपील होगी इसी तरह झंग में खास तौर पे कि जो भी है इस वक्त दरिया के बेड में या उससे आगे जहाँ पे भी होंगे वहाँ पे लोग वहाँ से निकल जाएं, इसको बड़ा सीरियसली लें, बिकॉज ये अनप्रेसिडेंटेड है कि 3 दरियाओं में इस तरह से जो है वो जो है एक साइड पे सैलाब आ जाना। इसी तरह रावी में। अच्छा रिजवान साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि अभी हम स्टोरीज कर रहे थे कि बहुत सारे लोग आपके काम को इंटरप्ट कर रहे हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं कि लोग किस तरह से आपके काम को मजीद मुश्किल बना रहे हैं? अक्सर हम देखते हैं वायरल वीडियोस में देखा जा रहा है कि लोग तेज पानी के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं, फिर बहुत सारी जगहों पे इस तरह देखा गया कि नीचे से रावी का और चनाब का एक रेला जा रहा है और ऊपर ब्रिज के ऊपर रेस्क्यू एहलकार तो दूर की बात है, वहां पे अवाम का जमे गफीर है, तो आपके काम में तो बहुत सारी रुकावट आती होगी। जी बिल्कुल, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है। पहली तो सबसे बड़ी चीज ये थी, लोगों को अंदाजा ही नहीं था कि इतना बड़ा जो है वो सैलाब आ सकता है। तो इसलिए लोग समझते थे थोड़ा सा पानी आया, वो कहते हैं जी नहीं आया है तो हमें पता है हम निकल जाएंगे बाद में जिस वक्त करेंगे। तो एक तो ये अंदाजा नहीं था, इसलिए लोगों ने हमें बहुत रेजिस्टेंस क्रिएट की जी कि हम जो है हम नहीं निकलेंगे या हम नहीं निकलते। फिर बड़ी मुश्किल से कुछ जगहों पे जो है वो जिले इंतजामिया और पुलिस को फोर्स भी यूज करनी पड़ी ताकि वहां से लोगों को निकाल लें, उनके जानवरों को भी निकाल लें ताकि वहां पे वो महफूज रहें। फिर जो दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज है वो लोग इसी तरह से जब पानी आया होता है अब थोड़ी देर इंतजार कर लें या उस पानी में ना जाए। लोग जो है अपनी, कभी आपने देखा जहाँ पे तेज पानी था वहां पे गाड़ियां लेके चले गए या क्रॉस करने की जल्दी में कोशिश की, या लोग वैसे चले गए। अब आपको नहीं पता आगे कितना गहरा है, उससे कुछ बच्चे या कुछ लोगों के इस तरह के डूबने के जो फिर से वो पड़ जाते हैं। तो ये हमारे लिए डेफिनेटली एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और अब इस वक्त भी लोग उस पानी में जाते हैं, नहीं रियलाइज करते हैं कि उससे जल्द की बीमारियां और दूसरी चीजें होंगी। तो इसलिए ये खास खुसूसी तौर पे जो है इस वक्त एहतियात करने की जरूरत है। सारे इंतजाम हैं, लेकिन ये कि इतना बड़ा सैलाब है और उसमें अगर एहतियात नहीं करेंगे बिल्कुल आप तो दुरुस्त फरमा रहे हैं। अच्छा सर, मुझे ये भी बताइएगा कि अभी रेस्क्यू 1112 ने अगस्त की बात करें तो तारीखी सैलाब से पहले किस नोयत की आपने पेश की तैयारियां की, और फौज हो जाए, जिला इंतजामिया हो जाए या फिर पीटीएम हो जाए, इन जैसे इदारों के साथ किस तरह से राबिता और ताउन किया? हर साल बाकायदा एक स्ट्रेटेजी होती है, उसमें 15 जून से पहले आपने अपनी फ्लड की प्रिपेयर्डनेस को चेक करना होता है। उसमें किश्तियां हो गई, इक्विपमेंट हो गया, आपकी लाइफ जैकेट्स हो गई, बाकी सारी चीजें। फिर बाकायदा एक नहीं, दो नहीं, वजीर आला पंजाब की हिदायत पे 3 एक्सरसाइजेज जो है वो बाकायदा की गई और उससे फिर इक्विपमेंट चेक हो गया था। दूसरी तरफ सारी जिला इंतजामिया को कहकर उनको सारे जितने नाले थे उनकी सफाई जरूरी थी ताकि वहां पे भी पानी जो है वो अगर बारिशें हो तो वो ना हो, पानी ना खड़ा हो। तो आपने देखा कि कहीं पे भी शहरों में 2-4 घंटे से ज्यादा जो है वो पानी नहीं खड़ा हुआ, वहां से निकल गया। सिर्फ जो चैलेंज आया वो सियालकोट में और चकवाल में आपने देखा कि 350 मिलीमीटर बारिश हो जाना, तो वो एक ऐसा क्लाइमेट चेंज का या जो भी फिनोमेना है उसकी वजह से एक बहुत बड़ा चैलेंज था। कहाँ वो तीनों नाले भी बह रहे थे, हाई फ्लड में थे, और ऊपर से जो है वो 350-400 मिलीमीटर बारिश भी हो गई। तो उसने एक बहुत बड़ा वहां पे जो है 1-2 शहरों में हमें बहुत प्रॉब्लम हुई। उसके बाद जेलम में भी आकर उसने प्रॉब्लम कॉज की, वो पहले गुजर गया। और अब जो है ये दरियाओं में तीनों में जो है इस वक्त अभी भी हाई फ्लड नीचे की तरफ जा रहा है। अभी देखते हैं आगे भी उन्होंने बारिशों की प्रेडिक्शन कुछ की है और आज वार्निंग इशू हुई है। तो मेरी लोगों से यही अपील होगी कि वहां पे भी ऐसी जगहों पे बहुत एहतियात करें और अपनी जिंदगियों को खतरे में मत डालें। तो ये कुछ टाइम है, जब टोटल निकल जाए, क्लियर हो जाए तो फिर उसके बाद। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर रेस्क्यू 1122 की बात की जाए तो उन्होंने कुछ इकदाम किए, जैसे दरिया रावी में फंसे लोगों को बचाया, अवामी सतह पर बहुत इसको सराहा गया, लेकिन आपके नजदीक ऐसे इकदाम किस तरह इदारे की मजमूई खिदमत और इंसानी हमदर्दी के तस्वुर को उजागर करते हैं? जी आई थिंक हमारा, देखिए जी, हमारी जो है बिला तफरीक, हम रंग व नस्ल, अमीर गरीब का फर्क रखे बगैर हमारी कोशिश होती है कि जो भी बेचारा मुसीबत में है, चाहे वो कोई किसी को मेडिकल इमरजेंसी है, किसी का हादसा हो जाता है, सैलाब है, डूब जाता है, जानवर फंस जाते हैं, किसने और रेस्क्यू करना है। तो इसलिए हम
हमने कोशिश करते हैं कि हम साथ ही कैपेसिटी बिल्डिंग करें। इसीलिए जहाँ पे हमने एम्बुलेंस सर्विस से सफर का आगाज किया, अगले साल जंजला आ गया तो हमने पहली सर्च एंड रेस्क्यू टीम बनाई, और आज पाकिस्तान को ये एजाज हासिल है कि पूरे जनूबी एशिया में जो हमारी सर्च एंड रेस्क्यू की टीम है वो पूरे जनूबी एशिया में पहली अक़वाम मुत्तहिदा सर्टिफाई होने वाली टीम है, जिसकी वजह से जहाँ पे पहले बाहर से टीमें आ रही थी, आज हम टर्की को भी जाके हमने मदद की और वहां पे भी हमने 15 लोगों को अगले दिन जिंदा निकाल लिया। तो ये कैपेसिटी बिल्डिंग की 2010 के जब फ्लड आए तो उस वक्त वज़ीर आला पंजाब ने उन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने हमें एक और चैलेंज दिया कि जी आप ये फ्लड को मैनेज करें। तो हमें जहां जहां से किश्तियां मिली हमने उसे लेके इकट्ठा करके तो एक चैलेंज एक्सेप्ट किया। आज अभी पिछले 2 साल पहले भी जब सतलुज के अंदर आया है सैलाब, उसमें हमने लाखों लोगों को जो है वो निकाला, रेस्क्यू किया, दिन रात ऑपरेशन किया। लेकिन उस वक्त आसानी ये थी कि एक ही दरिया था। हमें इस बार तो तीनों दरियाओं को साइमन बैक वक्त जो है वहां पे ऑपरेशन करना वो एक बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज था। लेकिन है कि जो भी हम कर सकते हैं हम कोशिश करते हैं कि अवाम को जो है वो ये एहसास तहफ़्फ़ुज़ दे सके कि हर मुसीबत की घड़ी में उनके साथ है और उनकी हम मदद करने के लिए तैयार है, और ताकि जो भी कोई बंदा फंसा हुआ है एग्जैक्टली हमें आप पे फख्र है, और इसी तरह से आप तमाम तर लोगों की मदद करते जाएं, इवन आप भी और तमाम बाकी जो इस तरह से ताउन कर रहे हैं, आवाम की ज़िंदगियां बचा रहे हैं। थैंक यू सो मच। डॉक्टर रिजवान नसीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो इकदाम लिए गए रेस्क्यू 1122 की जानिब से, उस हवाले से बता रहे थे। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब कुछ बात कर लेते हैं सिंध के हवाले से भी, क्योंकि सिंध में एक बार फिर से शदीद बारिश और मुमकिन सैलाब के खतरे की जद में है। सिंध भी और हुकूमती इदारों ने दरियाए सिंध में पानी की सतह बढ़ने का खदशा जाहिर किया है, जिससे लाखों अफराद मुतासर हो सकते हैं। और ऐसे में सवाल ये है मेरा कि क्या सिंध गवर्नमेंट और ज़िला इंतज़ामिया एक बहरान से निपटने के लिए तैयार हैं या फिर नहीं। दूसरी जानिब कराची का बोसीदा इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी हमारे सामने है, नालों की बंदिश भी सामने है, और फिर बिजली के निज़ाम की कमज़ोरी पहले से शहरियों के लिए मुश्किलात का बायस है। तो फिर अब क्या होगा? अगर इसी तरह से बारिशें हद से बढ़ गई तो सूरत हाल कितनी ज़्यादा संगीन हो सकती है, और आवाम को महफूज रखने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पर बात करेंगे। बिल्कुल ऐसे इसी पे बात करेंगे। लेकिन कल मैंने एक बहुत पॉजिटिव एक बयान सुना है अलीमा खान साहिबा की जानिब से। पहले वो सुन लेते हैं, फिर उसके बाद सिंध के हवाले से बात करेंगे। ये मत आइंदा कोई कहे कि सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी है, हमारे इदारे पूरी कोशिश कर रहे होंगे। ये बिल्कुल ना कहें कि मरियम नवाज का खाली जिम्मेदारी है, हर पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है अपने भाइयों और बहनों और बच्चों की मदद करें। दैट्स वेरी पॉजिटिव मैसेज फ्रॉम अलीमा खान। फाइनली हमें अलीमा साहिबा की जानिब से इस तरह के मैसेज देखने को मिला। ये टॉप लीडरशिप की जानिब से भी आना चाहिए, क्योंकि सैलाब है, ज़लज़ला है, इस तरह का कोई तूफान है, इसमें हम सबको एक हो जाना चाहिए, हुकूमत या फिर अपोजिशन नहीं बनना चाहिए। जो अच्छी चीज़ है उसको सामने लाना चाहिए। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसी है गज़ल। ख़वातीन वज़ारत इसी तमाम तर इशू के ऊपर सिंध का मामला है, तो हमने आज मदु किया सादिया जावेद साहिबा, जो कि तर्जुमान है सिंध गवर्नमेंट की। सादिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपको सुबह की सोच में खुश आमदीद कहते हैं। गज़ल ने इंट्रो में सिंध के हवाले से बात तो की, लेकिन सिंध हुकूमत ने मंगल और बुध की दरमियानी शब को दरियाई सिंध में सैलाब का खदशा जाहिर किया था, जिससे तकरीबन 16 लाख अफराद के मुतासिर होने का खतरा है। सो आपके नज़दीक सूरत हाल कितनी ज़्यादा संगीन हो सकती है मज़ीद? जी, सिंध हुकूमत ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी की है। वैसे जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है वो डैम्स की जो कैपेसिटी है गुड्डू की 12 लाख क्यूसेक और सक्खर की 9,60,000 क्यूसेक, उसी में पानी रहेगा। लेकिन सिंध हुकूमत ने तैयारी की है सुपर फ्लडिंग की, जैसे कि 2010 में सुपर फ्लडिंग हुई थी और गुड्डू से शायद 13 लाख क्यूसेक पानी गुजरा था। तो हमने तैयारी उसकी की है, पूरी तरह से सिंध हुकूमत तैयार है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब पर्सनली सिंध के बैराजेस का अपडेट भी ले रहे हैं और उनको अपडेट रखा जा रहा है। चीफ मिनिस्टर साहब इस वक्त आज सारा दिन गुड्डू और सक्खर बैराजेस पर मौजूद थे। जहां तक आप लोग अगर बात करें कि रेस्क्यू
और रिहैबिलिटेशन, तो उसकी हमने मुकम्मल तैयारी की है। पीडीए में रेस्क्यू 1112 पूरी तरह से तैयार है। पाकिस्तान नेवी ऑन बोर्ड है और पाकिस्तान आर्मी जो है वो उसको हाई अलर्ट पे रखा है कि अगर खुदा ना खास्ता जरूरत पड़ी तो वो भी सही। तो सादिया साहिबा, जिस तरह से आपकी मुकम्मल तैयारियां तो हैं, लेकिन इसके साथ साथ अब ये जो सिचुएशन पैदा हो चुकी है तो इमरजेंसी प्लान या रेस्क्यू ऑपरेशन की भी तैयारी आपकी मुकम्मल है? जी बिल्कुल। 1112 ने जो मेरे पास फिगर मौजूद है, कोई 600 पीडीएमए ने रेस्क्यू कैंप्स जो हैं सखर गुड्डू से लेकर कोठरी तक, जो दरिया की लेफ्ट बैंक और राइट बैंक है, उसमें जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ पॉइंट आउट कर लिए हैं। जो सरकारी इमारतें हैं जहां पर लोगों को अगर मुंतकिल करने की ज़रूरत पड़ी उनको एवैक्यूएट करा लिया गया है। लाइफ जैकेट्स, बोट्स, सब जो है वो मौजूद। ठीक हो गया सादिया साहिबा। कराची की थोड़ी बात कर लेते हैं। कराची की बात करें तो वहाँ पे बारिश की फोरकास्ट तो ज़रूर है, लेकिन कराची का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो 45 मिलीमीटर फी घंटा से ज़ायद बारिश बर्दाश्त नहीं कर सकता। सो क्या सूरत हाल है कराची में? इंतजामिया क्या कर रही है इससे निपटने के लिए? ड्रेनेज के हवाले से, नालों के हवाले से, सफाई, इमरजेंसी टीम्स की तैनाती, ये तमाम तर चीज़ें कुछ कर रही है इंतजामिया कराची को लेकर? देखिए, अव्वल तो जो इस वक्त ये सैलाबी फ्लडिंग का मामला है, ये तो देखें कोठरी डाउन स्ट्रीम के बाद वो पानी समंदर में जाएगा, वहां से तो कराची को कोई खतरा लाहक नहीं है। लेकिन मेट ऑफिस प्रिडिक्ट कर रहा है कि शायद एक कोई बरसात का बड़ा स्पेल कराची को हिट कर सकता है। उसके लिए देखें सिंध हुकूमत मुकम्मल तौर पे, केएमसी मुकम्मल तौर पर तैयार है। जो लोग पिछली बरसात की बात करते हैं, चंद घंटों में, मेरा ख्याल से 2 घंटे में 200+ बारिश हुई, जिसके लिए पाकिस्तान के किसी शहर की कैपेसिटी नहीं है। और लेकिन जैसे ही बारिश रुकी 3-4 घंटे में शहर से पानी उतर गया। जो लोग ये बात करते हैं कि सिंध हुकूमत या केएमसी ने नालों की सफाई नहीं कराई थी, वो गलत बयानी करते। हाँ, टाउन्स में प्रॉब्लम है और जिसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है। 13 अरब रुपए टाउन्स को दिए गए, ना उन्होंने रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया और ना नालों की सफाई पे काम किया। तो सीएम साहब ने उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए कहा है। केएमसी ने नाले साफ किए थे जब भी 4 से 5 घंटे में इस शहर की जो मेन आर्टरीज थी उससे पानी उतर गया था। हम पूरी तरह से तैयार हैं। कराची में भी तमाम इदारे हाई अलर्ट पर हैं, जो भी इमरजेंसी के इदारे हैं, और जो फ्लड इफेक्टेड एरियाज हो सकते हैं गुड्डू से। तो सादिया साहिबा, जिस तरह से आप कह रही हैं कि तमाम इदारे भी अलर्ट हैं, लेकिन इसके साथ मुझे ये भी बता दें कि आवाम के लिए भी तमाम तर वार्निंग्स या आगाही सिस्टम के हवाले से मुहिम चलाई जा रही है ताकि लोगों को बर वक्त महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा सके। जी, टीवी के जरिए जो है वो आज भी सीएम साहब ने लोगों से रिक्वेस्ट की है, क्योंकि देखें कच्चे का इलाका तो हर सूरत में डूबेगा। उनकी एवैक्यूएशन का काम शुरू कर दिया गया है गुड्डू से सखर के दरमियान, क्योंकि वो मंगल और बुध की दरमियानी शब है। बाकी भी लोगों को इत्तला दी जा रही है और ये रिक्वेस्ट की जा रही है कि वो पानी जिन इलाकों में एक्सपेक्टेड है कि दाखिल होगा, वो इलाके वो अगर पानी से दूर रहे, वो फैमिलीज अगर एवैक्यूएट कर दे तो ज़्यादा बेहतर होगा। इंतज़ामिया के साथ जो है लोगों को ताउन करना चाहिए। और दूसरा जो एक के पैनिक क्रिएट नहीं करना चाहिए, और जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध का ठीक हो गया। थैंक यू सो मच। सादिया साथ मौजूद थी तर्जुमान सिंध हुकूमत, जो कि सिंध के इंतजाम के हवाले से हमें आगाह कर रही थी। ख़वातीन वज़ात यहाँ पे वक्त बचाते हैं, एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक की जाइएगा नहीं, क्योंकि वापस आके हमने क्रिकेट के ऊपर बात करेंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब सियासत के बाद क्रिकेट की बात कर लेते हैं, क्योंकि एशिया कप से कबल मुत्तहिदा अरब अमारात में 6 मुल्की सीरीज का आगाज हो चुका है, जो यकीनन ग्रीन शर्ट्स के लिए मेगा इवेंट की तैयारी में बहुत ही ज़्यादा मुआवन साबित होगी। और ये शाहीनों के लिए वेन्यूज़ हो और मौसम के साथ एडजस्ट होने का एक बेहतरीन मौका है, क्योंकि सीरीज़ का आगाज़ शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की क्रिकेट टीमों के दरमियान इफ्तिताही मैच से हुआ है, जिसमें पाकिस्तान को 39 रन से फतह हासिल हुई। जबकि हफ्ते की अगर मैं बात करूं 30 अगस्त की, तो शारजाह में दूसरे T20 मैच में पाकिस्तान का मुकाबला मुत्तहिदा अरब अमारात से हुआ और टीम 31 रन से जीत गई। और शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मैच में साइम अयूब हो, हसन नवाज हो, उनकी निफ सेंचुरियों की बदौलत पाकिस्तान ने 207 रन बनाए और मुत्तहिदा अरब अमारात में 16 साल में पहली बार किसी टीम ने 200 का हदफ उबूर किया है। जी बिल्कुल ऐसी इसी पे बात करने के लिए आपकी जानी पहचानी शख्सियत, किसी तारुफ की मोहताज नहीं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शोएब जट साहब हमारे साथ मौजूद है। जट साहब ने जो जानेगा, सबसे पहला सवाल ये है कि वो जो एशिया की सेकंड बेस्ट टीम थी उसको हमारे बच्चे हरा गए, फिर उसके बाद इस तरह की मुहिम भी हमें देखने को नहीं मिली कि बाबर रिजवान नहीं है तो हम अफगानिस्तान जैसी टीम से नहीं जीत सकते। तो पाकिस्तान की ओवरऑल कारकर्दगी को पहले 2 मैचेस में आप कैसे देखते हैं? बहुत शुक्रिया आपका। और गजल का पहले मैच की बात अगर हम करें तो एक मौके पे ऐसा भी लग रहा था कि कहीं मैच निकल ना जाए, लेकिन ये कहना पड़ेगा कि पहले दोनों मैचों में पाकिस्तान की एग्जीक्यूशन बहुत अच्छी थी। आपने बिल्कुल सही कहा है कि जो चले गए उनकी कमी महसूस नहीं हो रही, जो हैं उन्होंने अच्छा खेल पेश किया। और लेकिन अब तवक्कुआत बढ़ गई हैं। अफगानिस्तान जो है वही बिल्कुल आपने सही कहा कि हमारे बच्चे उनको हरा रहे हैं और हराना भी चाहिए, क्योंकि इनको अपनी क्रिकेट सिखाई है और जिनको अपनी क्रिकेट सिखाई होती है उनको काबू करना कोई बहुत ज्यादा मुश्किल होना नहीं चाहिए। आपको करना चाहिए उनको मुश्किल, और पाकिस्तान उनको मुश्किल में डाल भी सकता है और उनको काबू कर भी सकता है। अब एक्सपेक्टेशंस आसमान को टच कर रही हैं, वो कहते हैं टच इज द स्काईज। तो अब अगले मैचेस में पाकिस्तान को ऐसा ही परफॉर्म करके दिखाना होगा। अफगानिस्तान को ये बताना होगा कि आप जितने भी बड़े हो जाए हमारे लिए बच्चे ही हैं और हम आपको कंट्रोल करना जानते हैं, क्योंकि ये एक अफगान की टीम नहीं है। आगे एशिया कप में भी जो आपके लिए हिरीफ ने टकराना है वो अफगानिस्तान है, श्रीलंका है, इंडिया है। तो अगर आपको अफगानिस्तान को यहाँ पे आपने 2 मुकाबले भी आपके और होंगे इनसे, एक ही होगा, एक फाइनल में जाके होगा। तो जब इनसे आपने जाके टकराना है तो फिर आपको नफ्सियाती बर्तरी चाहिए, और नफ्सियाती बर्तरी ऐसी फतवात से मिलती है। मोहम्मद जो उनकी नाम बात करें अगर हम हारिस रऊफ की, तो उनके उस ओवर ने मैं कहता हूं पूरे मैच का पासा पलट दिया। वरना जिस तरीके से उनका एक ओवर जो है राशिद खान ने लूटा था, पाकिस्तान को मुश्किल में डाल सकता था। सही। अच्छा जट साहब, जिस तरह से अभी आपने बात की ना, मज़ा तो बहुत आने वाला है आगे इन मैचेस में भी, लेकिन मुझे ये बताएं, जिस तरह मैंने अपनी इब्तिदा में जिक्र किया था साइम अयूब का, हसन नवाज का, इनकी जो निफ सेंचुरियां हुई हैं काफ़ी मुतासिर की है उनकी सेंचुरियों ने, तो आपको क्या लगता है कि अब ये बैटिंग लाइन में थोड़ा गेम चेंजर साबित हो सकते हैं? बिल्कुल ऐसा है। देखिए आप अगर देखें, पहले पाकिस्तान को बड़े मसाइल का सामना होता था। इस मैच में अगर मैं खासतौर पे अफगानिस्तान वाले मैच की बात करूंगा, शुरू के 3 ओवर में 32 रन थे गालिबन। ठीक है, आपको साहिबजादा फरहान का कलर नजर आया था, उसने बताया था कि पाकिस्तान को ऐसे ही एग्रेसिव बैट्समैन की जरूरत है, क्योंकि मॉडर्न डे क्रिकेट में आप ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि आपके शुरू के 3-4 ओवरों में रन जो है वो 17-18 हो। आपके शुरू के जो 6 ओवर होते हैं उनमें आपको 50 का जो सर्कल है उसको क्रॉस करना होता है, 50 के फिगर को क्रॉस करना होता है। तो उन्होंने एक अच्छी बुनियाद रख दी थी। ऑल्दो कि उस मैच में पाकिस्तान का जो टॉप ऑर्डर था, चाहे साइम हो चाहे फखर हो, वो थोड़ा स्लो खेले, फिर सलमान अली आगा ने नीचे से जाके जो है वो एक्सेलरेट किया और पाकिस्तान का स्कोर आगे गया। तो आगे अगर आपने अच्छा खेलना है, अच्छा जीतना है, मॉडर्न डे क्रिकेट को अचीव करना है, तो फिर साहिबजादा फरहान की जो बारी थी आपको उसको लेना पड़ेगा। अगर हम बात कर लें यूएई के खिलाफ साइम अयूब की बारी की, तो फिर फिंगर क्रॉस होती है कि वो यूएई है, कमजोर तरीन हरीफ है, और उससे पहले उनकी जिम्बाब्वे के खिलाफ। जट साहब एक छोटा सा इंटरवीन करूंगा, मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर भी आप कमेंट कर लें कि फ़हीम अशरफ हो गए, मोहम्मद नवाज हो गए, बहुत ज़्यादा इंप्रूव हमें नजर आ रहे हैं। इन टीमों के खिलाफ नहीं बल्कि बैक एंड पे भी इनकी परफॉर्मेंस अच्छी है। एक कड़ी ऐसी है, उनको ओपनर भी हमने ट्राई कर लिया, वन डाउन भी ट्राई कर लिया, अब उनको फिनिशर के तौर पे ट्राई कर रहे हैं। मोहम्मद हारिस, ही इज नॉट परफॉर्मिंग, इसका क्या हाल है हमारे पास? देखें, जिनका आपने जिक्र किया फ़हीम और नवाज का, मैं ये समझता हूं कि बिल्कुल हमें उनकी तारीफ करनी चाहिए, लेकिन असल इम्तिहान, वो कहते हैं ना इश्क के इम्तिहान अभी और भी है। असल इम्तिहान आपका होना है 14 सितंबर को। 14 सितंबर को अगर आप भारत के खिलाफ जीतेंगे तो फिर आपको कौम सर पर बिठाएगी, वरना ये छोटी टीमों के खिलाफ आपकी परफॉर्मेंस जो है वो बड़ा मैटर नहीं करती, बहुत ज्यादा काउंट नहीं होता। देखिए, इससे पहले जो परफॉर्मेंसेज हैं वो फुल स्ट्रेंथ टीमों के खिलाफ नहीं थी। अब जब इंडिया आएगा आपको देखना होगा कि आप इंडिया से कैसे टकराते हैं। पूरी कौम इस वक्त, जब पाकिस्तान पहले उन पे
पहले ही 6 सिफर की एक बर्तरी आपने हासिल की हुई है आसमानों की फाइट में, तो आसमानों के बाद जब मैदानों में आप आएंगे तो मैदानों में आपको शिकस्त का सोचना भी नहीं है, आपको वहां पे जीतना है। तो इनका असल इम्तिहान वहां पे है, वहां पे देखेंगे। लेकिन फिलहाल कहा जा सकता है कि उनको जो मौके मिल रहे हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जो मोहम्मद हारिस है, मैं समझता हूं जिस तरह उन्होंने बैट तोड़ा है उसके बाद यकीनी तौर पे उनको जो है वो मैच रेफरी की तरफ से भी किसी ना किसी सजा का सामना होगा। लेकिन अब मेरे ख्याल से उनको आराम की जरूरत है। इस हद तक फ्रस्ट्रेशन जब एक खिलाड़ी दिखा रहा है कि वो आउट होने के बाद अपना बल्ला तोड़ रहा है, आप तो खुद जो है वो क्रिकेट के बड़े अच्छे कमेंटेटर रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के कितना ये खिलाफ है। तो मेरे ख्याल से उनको रेस्ट देने की जरूरत है। सही। तो जज साहब मुझे ये बताएं कि बॉलिंग के एतबार से भी अगर बात कर लें तो कहाँ कहाँ आपको बेहतरी नजर आई और अभी आपको कहाँ कमजोरियां नजर आती हैं? देखिए, मैं फिर पहले वाले मैच की तरफ जाऊंगा। दूसरे मैच को मैं इतना ज्यादा सीरियस लेता नहीं हूं, ऑल्दो कि वहां उसमें शाहीन भी नहीं थे, हारिस भी नहीं थे। लेकिन सलमान मिर्जा जिस पे इतनी बातें हो रही थी, आप देखेंगे उनको किस तरीके से पिटाई लगी। फिर यूएई का एक क्रिकेटर आसिफ खान जो पहले पाकिस्तान में लाहौर के लिए गालिबन कुछ मैचेस खेला है फर्स्ट क्लास के, उसने जिस तरह छक्के चौकों की बर्दाश्त कर दी थी वो यकीनी तौर पर एक अलार्मिंग था। तो इस मैच को हम छोड़ देते हैं, अफगानिस्तान वाले मैच में आए। तो अफगानिस्तान वाले मैच में मोहम्मद जो हारिस रऊफ है उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है कि उन्होंने एक मेडन ओवर कराया, उसमें 2 आउट किए। लेकिन उसके बाद अगले ओवर में जो उनकी इनिंग्स का 18वां ओवर था पाकिस्तान की इनिंग्स का, उसमें मोहम्मद हारिस रऊफ को क्या हो गया था, जिस तरीके से हारिस ने गालिबन 3 छक्के खा लिए उस मैच में, मतलब एक ही ओवर में। और फिर खाए भी किससे? राशिद खान थे। कोई प्रॉपर बैट्समैन नहीं था। ठीक है, वो ऑलराउंडर हैं, बारी ले लेते हैं, लेकिन आप 150 प्लस वाले जो है बॉलर और आपको इस तरह फेंटा पड़ रहा है, तो यकीनी तौर पे ये एक तशवीशनाक बात है। मैं आपको बता दूं कि जो लोग जश्न मना रहे हैं कि हमने अफगानिस्तान को हराया है, वो जश्न ना मनाएं, क्योंकि अगले 2 मैचेस अभी पड़े हुए हैं। ये सीरीज होने दें, उसके बाद आप सर पे उठा लीजिएगा। फिलहाल देखें कि आगे क्या होता है। ठीक हो गया जज साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शोएब जट साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि हालिया ट्राई नेशन सीरीज़ के हवाले से कमेंट्स कर रहे थे। और के मुताबिक अभी आपने जश्न नहीं बनाना, बल्कि 2 मैचेस और देखने, उसके बाद आप जो भी कीजिएगा फिर उसको कबूल कीजिएगा। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं हमारे साथ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब होनहार तलबा की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमेशा से हम ऐसे टैलेंटेड बच्चों को अपने सेगमेंट्स में ज़रूर शामिल करते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी तलबा ने एक बार फिर दुनिया के सामने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा लिया है। सलीम हबीब यूनिवर्सिटी के बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के तलबा हमारे साथ मौजूद होंगे आज। शाहनूर खान, दुआ जावेद ने मलेशिया की यूनिवर्सिटी में मुनक़दा आलमी मुकाबलों में नाम अपना बना लिया है, पाकिस्तान का नाम भी उन्होंने रोशन किया है। और ये उनका फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट था जिसमें उन्होंने दूसरी पोजीशन भी हासिल कर ली है। और इसके साथ साथ 5 ममालिक के 32 प्रोजेक्ट्स में वो नुमाया रहे हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि कामयाबी इस बात का भी सबूत है कि पाकिस्तानी नौजवान आलमी सतह पर किस तरह से जिद्दत का इख्तरा जो है उसके मैदान में किसी से कम नहीं है। बिल्कुल ऐसी है, बड़ी मुश्किल उर्दू आज बोल रही है गदर, क्योंकि आज इनके सामने होनहार तलबा मौजूद हैं। और थैंक यू सो मच जी शानूर और दुआ जावेद, आपने किया। सबसे पहले आपको सुबह की सोच में खुश आमदीद कहते हैं, आपको मुबारकबाद देते हैं आपकी ये कामयाबी। यकीनी तौर पे हसन अली भी हमारे साथ मौजूद है। हसन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपको भी मुबारकबाद देते हैं। इस कामयाबी के हवाले से बताइएगा, कितनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है ये कामयाबी? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह। सबसे पहले तो आप सबका बेहद शुक्रिया, क्योंकि ये कामयाबी जो है वो सिर्फ सलीम हबीब यूनिवर्सिटी की नहीं है, बल्कि कामयाबी पूरे पाकिस्तान की है। और बैनुल-अक़वामी सतह पर इंटरनेशनल फोरम पर कंपटीशन में जाना और उसमें डिफरेंट ममालिक में जहाँ पे पार्टिसिपेट किया हो और उनके दरमियान अपनी काबिलियत, अपनी सलाहियतों का लोहा माना, ये पूरे पाकिस्तान की कामयाबी है। सही। अच्छा हसन, मुझे ये भी बताएं कि जिस तरह हमने अपने इब्तिदा में भी जिक्र किया है आईटी ट्रेनिंग बेस्ड टेली हेल्थ कम्युनिकेशन सिस्टम के हवाले से, तो ये आइडिया क्या था, किस तरह से आपको आया, क्या कुछ चैलेंजेस आपको फेस करना पड़े? अच्छा, असल में देखिए, पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर में जो डिसेबिलिटीज़ हैं और जो पेशेंट्स जो स्ट्रोक की वजह से, पैरालिसिस की वजह से बात नहीं कर पाते, इट्स अ वेरी पेनफुल टाइम। मतलब अगर हम इमेजिन करें, सोचें कि अगर आपको कहीं पेन हो रहा हो, आपको कोई
बात शेयर करनी हो आप बता नहीं सकते, आपको इवन एक गिलास पानी का अगर चाहिए और आप उसको नहीं अगर अपने अटेंडेंट को बता सकते हैं, तो उस केस में हमारे पास जो भी अभी एक्सिस्टिंग डिवाइसेस मौजूद हैं उसमें टच पेड सिस्टम होता है। यूजुअली आप जो है वो कीबोर्ड के थ्रू या कीपैड के थ्रू जो है वो आप टच सिस्टम के थ्रू जो है वो अपना कम्युनिकेशन को कर सकते हैं। लेकिन पैरालिसिस में, स्ट्रोक पेशेंट्स में या किसी और मोटर जो मोबिलिटी डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें हम ये देखते हैं कि अगर हाथ भी काम नहीं कर रहे और आप बोल भी नहीं पा रहे तो फिर पेशेंट कैसे कम्युनिकेट करेगा। तो ये बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है कि आप कैसे मिजरेबल लाइफ को कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं टू अ क्वालिटी लाइफ। तो फिर हमने इस पे सोचा, काम किया कि हम जो आई ब्लिंकिंग होती है, हम जो पलक झपकाते हैं, तो उसको इस्तेमाल किया जाए। और ये अल्लाह का बड़ा करम है, एक सोर्स है हमारे पास जिसके थ्रू उसको हमने कम्युनिकेट करने का एक जरिया बनाया। दैट्स वेरी गुड हसन। और मुझे ये बताइएगा कि इस प्रोजेक्ट पर काम करते हुए सबसे बड़े चैलेंजेस क्या थे जिसको आपने अबूर किया और ये कामयाबी समेटी? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज तो इसमें यही एक इसका जो मेन सोर्स था कि जब हाथ भी काम ना कर रहे हों और आप बोल भी नहीं सकते, तो फिर आप किस तरह अपनी बात को कम्युनिकेट करा सकते हैं पेशेंट डॉक्टर से, या अपने जो पेशेंट की जो बात है जो वो सोच रहा है। तो उसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज था हमारे लिए वो यही था कि सोर्स इसमें क्या होगा जिसके थ्रू हम कम्युनिकेशन करा सकें। तो आई ब्लिंकिंग, आप पैरालिसिस की हो, आप पैरालिसिस की कंडीशन में हो या मोटर डिसऑर्डर में हो अगर आप, तो जो पलक झपकाना है, हम सोते हैं, आंख बंद करते हैं, तो ये एक ऐसा फंक्शन है जो हमारा काम कर रहा होता है। तो वहां से सिग्नल को पिक करना, उसकी रेजोल्यूशन को लेना, और फिर दैट वाज द बिगेस्ट चैलेंज कि सोर्स आइडेंटिफाई करना, और फिर जो सोर्स आइडेंटिफाई हो गए तो उसको एक्वायर करना कि वहां से सिग्नल कैसे एक्विजिशन होगी और किस तरह उसको हम आगे अपने फर्दर जो है वो प्रोसेस में लेकर जाएंगे कि वो एक फाइनल स्टेज तक जो है वो मैसेज डिलीवर हो सके। So that was the biggest Exactly. challenge. सही। हसन, आप हमारे साथ ही रहे हैं। अभी हमें शानूर खान और दुआ जावेद ने भी ज्वाइन कर लिया है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मुझे दुआ आप ही ये बताएं कि हाउ इज इट फ्रॉम अदर इंटरनेशनल कंपटीशंस, इस कंपटीशन के बारे में थोड़ा सा बताएं और आपने क्या कुछ फेस किया वो भी बताएं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेसिकली ये जो कंपटीशन था वो हम लोग का इंटरनेशनल लेवल पे था। IEEE वाइसेस 12 2025 इसका नाम था, और हम लोग सलीम हबीब का बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हम लोग को ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे अच्छे से प्रेजेंट कर पाएँ। इस प्रोजेक्ट के अंदर जो हम लोग को बेसिकली मुश्किलात जो आई वो एक प्रोसेस था पूरा इसके अंदर अप्लाई करने का। उसके बाद 1000+ एब्स्ट्रैक्ट के अंदर से हम लोग सिलेक्ट हुए और अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर हम लोगों ने सेकंड पोजीशन हासिल करी। दैट्स वेरी ग्रेट। और शानूर, आप बताइएगा आपका ये एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग रहा फ्रॉम द स्टार्ट। जब हम लोगों को पता चला कि आउट ऑफ 1000+ एब्स्ट्रैक्ट्स हम सेलेक्ट हुए हैं, तो उस वक्त हमारी एक्साइटमेंट तो ओवर द टॉप थी। हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। एंड देन वो जो कंपटीशन से पहले का टाइम था वो गुजर ही नहीं रहा था उस एक्साइटमेंट में कि हम जाएंगे मलेशिया में अपना प्रोजेक्ट प्रेजेंट करेंगे इन फ्रंट ऑफ सो मेनी पीपल। तो फिर जब हम वहाँ पर गए और हमने फाइनली अपना प्रोजेक्ट प्रेजेंट किया, और फिर फाइनली जब हम वहाँ पर सेकंड पोजीशन लेकर आए, तो एक बहुत प्राउड मोमेंट था। पाकिस्तान के लिए भी हमने बहुत अपना एक इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट किया, अपने यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया और अपनी फैमिलीज को रिप्रेजेंट किया। तो हमारे लिए तो ये फीलिंग बहुत अमेजिंग फीलिंग। यकीनी तौर पर जिस तरह से आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, अपनी फैमिलीज का और अपना खुद का, तो जितना भी आपको सराहा जाए उतना कम है। मुझे ये बताएं कि दुआ, इस तरह के इंटरनेशनल इवेंट्स में टीम वर्क कितना ज़्यादा मैटर करता है? जब आपने टीम में काम किया तो कितनी आपको इससे हौसला अफजाई भी हुई आपकी? जी, टीम वर्क का तो हम लोग का बहुत जो है वो इस तरीके से था कि क्योंकि जब एक प्रोजेक्ट पूरा बनता है तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। स्टार्ट होता है उसका पूरा रिसर्च पेपर आपको पढ़ने होते हैं। 200 अबव हम लोगों ने जो है वो रिसर्च पेपर्स पढ़े थे, और हमारे जो एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस थे उसके अंदर हार्डवेयर और जो है लो कॉस्ट नहीं था वो। तो हम लोग की सबसे पहली जो हमारा जो सबसे पहला गोल था वो यही था कि हम लोग अपने प्रोजेक्ट को किस तरीके से लो कॉस्ट बनाएं, और उसके लिए हम लोगों ने ऑलमोस्ट 200 रिसर्च पेपर्स जो हैं वो हम लोगों ने रीड आउट किए, और फिर हम लोग इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि हम लोग को सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोग्राम हमारा बनाना है। फिर उस सॉफ्टवेयर के अंदर कोडिंग और पोस्टर प्रेजेंटेशन हर पॉइंट पे जो है हम लोग का आपस में बहुत अच्छा जो है एक्सपीरियंस रहा, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो बहुत खुशी है कि मेरे टीम मेंबर्स इस तरीके से। ज़बरदस्त। हम आपकी तरफ वापस आते हैं, ज़रा हसन साहब से भी कुछ पूछते हैं। हसन, ये बताइएगा कि क्या आप समझते हैं कि
ये प्रोजेक्ट हेल्थ केयर के शोबे में हकीकी तौर पर एक गेम चेंजर साबित होगा? जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए अब तक जो भी हमारे पास, जैसे मैंने शुरू में भी अर्ज की कि जो हमारी एग्जिस्टिंग डिवाइसेस हैं वो यूजुअली टच फीड सिस्टम पे काम करती हैं कि आपको जो है वो स्क्रीन पे अपने अपर आर्म, जो आपके अपर लिम्स होते हैं, उसको यूज करते हुए आपने सिस्टम को इंटीग्रेट करना होता है, आपको सिस्टम को यूज करना होता है। लेकिन अगर आपके हाथ काम ना कर रहे हो तो फिर उस कंडीशन में, और आप बोल ही ना पा रहे हो, तो फिर उस कंडीशन में आप किस तरह जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो आई ब्लिंक जो है वो एक ऐसा सोर्स है हमारे पास, जो एक कुदरत का एक अनमोल ऐसा तोहफा है कि जिसके थ्रू हम ये कम्युनिकेशन को इजी कर सकते हैं, और हमने उसको अल्हम्दुलिल्लाह करके दिखाया है। तो इस डेफिनेटली ये हेल्थ के डिवाइसेस के अंदर ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर भी हो सकता है। इसको हम ये कह सकते हैं कि एक ब्रेक थ्रू भी है, क्योंकि अब जितनी भी डिवाइसेस इंशाल्लाह इससे आगे बनेंगी वो इसी तरह से होंगी कि जहाँ पे आप पेशेंट को किस तरह से कंफर्ट जोन में, और जो भी उसके रिमेनिंग फंक्शंस हैं जो काम कर रहे हैं, उससे कैसे आप पूरा उसकी कम्युनिकेशन करा सकते हैं। सही। तो शानूर, मुझे ये बताएं कि जिस तरह से अभी पहले दुआ ने भी ये जिक्र किया कि आपने इतने ज़्यादा रिसर्च पेपर्स पढ़े, उसके बाद आपने कोई नतीजा निकाला कि हमें किस पे काम करना चाहिए, कौन सा प्रोजेक्ट होना चाहिए। बाकी कंपिटिटर्स भी तो आपके साथ थे, उनकी प्लानिंग्स, उनकी स्ट्रेटजीज किस तरह से पाई आपने, और क्या कुछ सीखा कि अब नेक्स्ट हमें कितना ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहिए ताकि हम फर्स्ट पोजिशन हासिल कर सकें? जी बिल्कुल, हमारे जो कंपेटिटर्स थे, नो डाउट उनके प्रोजेक्ट बहुत अच्छे थे, बहुत अमेजिंग प्रोजेक्ट्स थे, इंडस्ट्री लेवल थे वो प्रोजेक्ट्स कुछ ऐसे। लेकिन देखिए, ये जो कंपटीशन था ना, ये आपके प्रोजेक्ट्स के साथ साथ आपकी प्रेजेंटेशन, मतलब ये दोनों का एक कॉम्बिनेशन था कि आप अपने प्रोजेक्ट आपने तो बना लिया, लेकिन आप उसको प्रेजेंट भी उसी तरीके से करें कि वो लोगों को लगे या जजेस को लगे कि ओके यस इट इज वेरी इम्पैक्टफुल। हमारा जो प्रोजेक्ट है वो डायरेक्टली हेल्थ केयर को टारगेट कर रहा था, वो पेशेंट्स को, एक ह्यूमन को टारगेट कर रहा था। तो वो एक बहुत क्लोज टू कंपटीशन हो जाता है कि क्योंकि हम एक लाइफ के साथ टारगेट में, राइट। सो हमारा प्लस पॉइंट एक ये था, और दूसरा हमने बहुत अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर किया हुआ था। हम अपनी प्रेजेंटेशन के थ्रू भी जो है थ्रू आउट जो है वो बहुत प्रिपेयर थे। जजेस के जो भी क्वेश्चंस थे हम उनको बहुत अच्छे से आंसर कर रहे थे। मे बी हमारे कंपेटिटर्स जो थे उनके प्रोजेक्ट्स नो डाउट बहुत अच्छे थे, बट समटाइम्स जो है वो प्रेजेंटेशंस में थोड़ा सा मसला हो रहा था। एंड अदर देन दैट, फर्स्ट पोजीशन definitely for us, even second position is something to be really proud of, but we will try our best कि हम जब next time कहीं showcase करें तो we will get the first position for sure. You will definitely get the first position. दुआ, मुझे ये बताइएगा कि अक्सर जो competitors होते हैं जो पाकिस्तान से कहीं जाते हैं, compete करते हैं, तो वहाँ का इन्वायरमेंट थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वहाँ के स्टूडेंट्स ज़्यादा इक्विप्ड होते हैं, फैसिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं। क्या इस तरह की चीज़ें आपने भी नोट की हैं? क्योंकि हम जब भी कोई मुकाबला जीतते हैं, जिस तरह आपने भी सेकंड पोजीशन जीती है, तो हम ज़्यादातर अपनी मेहनत से अपने ऑन पे जीतते हैं, इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं अनफॉर्चुनेटली। जी जी बिल्कुल। जी असल में हम लोग का जो एक बैग हम लोग को दी थी वो हमारी यूनिवर्सिटी, सलीम हबीब यूनिवर्सिटी की बहुत अच्छी हम लोग को सपोर्ट थी। हमारे जो रजिस्ट्रार हैं सर हुसैन हबीब, उनकी हमें बहुत अच्छी सपोर्ट थी। हम लोग का जो बेसिकली प्रोजेक्ट था उसके अंदर पाकिस्तान मेड मूवमेंट, इनका भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्टफुल रोल है। जब हम लोग वहां पर गए तो वहां पर हमने जो नोटिस किया वो यही चीज नोटिस करी थी कि वहां पर उन लोगों को इतनी बैक थी नहीं, उनकी बैक सपोर्ट इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी जितनी हम लोग को एक प्लस पॉइंट हमारी यूनिवर्सिटी से मिली। तो आई गेस ये एक बहुत बड़ा पॉइंट था हम लोग के लिए भी विन करने का। और अपनी प्रेजेंटेशन को, हमारी प्रेजेंटेशन में हमारी टीचर्स ने बहुत हेल्प करी हम लोग की, तो वो एक बहुत बड़ी पॉइंट था। सही, एग्जैक्टली। अच्छा हसन, मुझे आप ये बताइएगा कि अब इस प्रोजेक्ट के हवाले से कमर्शियली या फिर इसको मार्केट में या किसी अस्पताल में लागू करने के हवाले से आगे कोई प्लान्स हैं आपके? जी बिल्कुल, जैसे अभी दुआ ने ये बात शेयर की कि सलीम हबीब यूनिवर्सिटी ने एक पाकिस्तान मेड मूवमेंट के नाम से एक तहरीक शुरू करी है, और ये एक पूरी मूवमेंट है जिसका मकसद ही यही है कि पाकिस्तान में, बिकॉज देयर इज अ ह्यूज गैप इन दी बिजनेस, इन दी हेल्थ केयर सेक्टर, कि हम अपनी मेडिकल डिवाइसेस को इंपोर्ट जो है वो कर रहे होते हैं, और यहाँ पे उनकी जो लोकल इंडिजनाइजेशन है, जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है, वो बहुत कम है। तो उस सिलसिले में सलीम हबीब यूनिवर्सिटी ने ये कदम उठाया है कि पाकिस्तान मेड मूवमेंट के नाम से उन्होंने एक तहरीक शुरू करी है, जिसमें जो है वो बहुत से स्टेक होल्डर्स ट्रैप हैं, एचडैप हैं, वो भी इस मूवमेंट में हमारे साथ हैं। और हम इसको अब पाकिस्तान में जो मेडिकल डिवाइसेस की लोकल इंडिजनाइजेशन है उसको जो है वो उसको लेके आगे चल
रहे हैं और इंशाल्लाह ये हम पाकिस्तान में सिस्टम को आगे जाकर लार्ज स्केल पर जो है वो हॉस्पिटल्स में, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में, इवन जो पेशेंट्स हैं जो बेड पेशेंट्स होते हैं और घर पर होते हैं, तो उनके लिए हम इस सिस्टम को आगे जो है वो उसका पूरा प्लान तैयार कर रहे हैं और इंशाल्लाह इसको हम आगे लार्ज स्केल पर नेशन वाइड जो है वो उसको करेंगे। अच्छा, क्विकली मुझे ये भी स्टार्ट ऐड करके बताइएगा कि ये कॉस्ट एफिशिएंट होगा ये आपका जब ये कमर्शियल होगा तो? जी, ये बिल्कुल कॉस्ट एफिशिएंट है क्योंकि इसमें एज सच कोई हार्डवेयर इतना ज्यादा इसमें रिक्वायर्ड नहीं होता, ये सॉफ्टवेयर बेस्ड है और सॉफ्टवेयर बेस्ड में ज़ाहिर है आपको एक सिंपल जो है वो एक लैपटॉप कनेक्टिविटी रिक्वायर्ड होती है और उसके थ्रू जो है वो आप इससे कनेक्ट हो सकते हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा कोई हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए हमने इसको सोच के बनाया था कि पेशेंट के लिए है और उन पेशेंट्स के लिए है जो कि अपने तौर पर इसको यूज नहीं कर सकते, तो किस तरह इस पे डिपेंड होंगे। तो इसलिए बिल्कुल सॉफ्टवेयर बेस्ड है, सिंपल उनको अपने आई ब्लिंक से इसको कंट्रोल करना है पूरे सिस्टम को और उसके बाद वो इसलिए कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इट्स कॉस्ट इफेक्टिव। शानूर, आपसे और दुआ दोनों से ये सवाल है, लास्टली मुझे बताइएगा कि बहुत सारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि इंटरनेशनली अपना नाम बनाना चाहते हैं और मुल्क की पहचान, अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, इनोवेटर्स हैं, क्रिएटर्स हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगी, क्या पैगाम देंगे आप दोनों? तो हमारा मैसेज तो बहुत सिंपल है, आप अपने आइडियाज को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करें। भले आपके पास रिसोर्सेज कम हो या एनवायरनमेंट टफ हो, अगर आपकी नीयत और मेहनत स्ट्रॉन्ग है तो आप इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच सकते हैं। और आप अपना फोकस उन सॉल्यूशंस पर रखें जो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल हो, स्पेशली उन लोगों के लिए जो लो इनकम एरिया से बिलोंग करते हैं। और पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के पास नो डाउट बहुत टैलेंट है, बस उनको जरूरत है अपना टैलेंट एक इंटरनेशनल लेवल पे शोकेस करने की। थैंक यू सो मच हसन अली, आपका भी, शाहनूर खान आपका भी, एंड दुआ जावेद आपका भी। इसी तरह से मेहनत करते जाएं, बढ़ते चलते जाएं, उनका नाम रोशन करते जाएं और फिर सुबह की सोच का हिस्सा भी बनते जाएं। तो यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा।